Okay, good morning, students. This is your political science class, and we are doing chapter number 1 of book 2, Challenges in Nation Building. Today, we will start from page number 14, and our topic is started from integration of princely states. मतलब जो भारत जो आज जो the India which we see today, how will be it in existence और how will be it came in existence. भाई जो भारत आज आप देखते हो वो किस तरह से बना है एक्चुअली में पॉलिटिकल साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है ये। और इंटरेस्टिंग तो है ही। अब आपको पता चलेगा कि कैसे स्टेट बने हैं, कैसे जब हम आज़ाद हुए तब कितने स्टेट थे, अब कैसे उनकी बाउंड्री चेंज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड into what were called the British Indian provinces and the princely states। तो ब्रिटिश भारत जो था, गुलाम भारत, वो दो तरह के स्टेट्स में बटा हुआ था, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली। प्रोविंसेस स्टेट्स आर दोज स्टेट्स विच वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो प्रोविंसेस जो प्रांत थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। ऑन द अदर हैंड several large and small states ruled by princes called the princely states। बहुत सारे छोटे बड़े राज्य ऐसे भी थे जिन जो राजाओं द्वारा शासित हो रहे थे, उनको बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। The princely states enjoy some form of control over their internal affairs as long as they accepted British supremacy। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको कुछ मामलों में स्वतंत्रता मिली हुई थी कि वो अपने स्टेट से रिलेटेड डिसीजन ले सकें, क्योंकि जो डायरेक्ट कंट्रोल में थे वो तो ब्रिटिश के कंट्रोल में थे ही, बट इन पर क्या था, ब्रिटिशर्स का इनडायरेक्ट कंट्रोल था कि कुछ मामलों को भाई राजा को करने देते थे और बाकी मेन काम ब्रिटिशर्स ही करते थे। दिस वाज कॉल्ड द पैरामाउंसी और सुजरिनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। इसी को ब्रिटिश शासन का दोहरा रूप बोला जाता है। Princely states covered 1/3 of land area of British Indian Empire and 1 out of 4 Indians lived under princely states। तो जो भाई प्रिंसली स्टेट्स थे वो तीन में से एक था, मीन्स तीन स्टेट्स थे ब्रिटिश इंडिया में, तो उनमें से एक था प्रिंसली स्टेट। और यदि चार भारतीय उस टाइम पे रह रहे थे उनमें से एक भारतीय आता था प्रिंसली स्टेट्स के अंदर, बाकी तीन आते थे डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में जो प्रोविंसेस थी उसके अंदर। नेक्स्ट द प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन। आप इसको समझ सकते हो कि किस तरह से समस्याएं आई जब एक भारत बनाना पड़ा इन सभी प्रिंसली प्रोविंसेस सबको मिलाकर। जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश दैट with the end of their rule over India, paramountcy of the British crown over princely states would also lapse। तो जब भाई अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद करने की घोषणा की तो उन्होंने कहा कि भाई प्रिंसली स्टेट्स की पैरामाउंसी भी ब्रिटिशर्स की खत्म हो जाएगी, कि जो इनडायरेक्ट रूल वहाँ पर कर रहे हैं वो भी नहीं रहेगा। दिस मीन दैट ऑल दीज स्टेट्स एज मैनी एज 565 इन ऑल वुड बिकम लीगली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब ये था कि भाई जो ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में थे प्रोविंसेस वो तो आज़ाद होगी ही, बट इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स भी थे वो भी सभी आज़ाद हो जाएंगे। और उस टाइम पे टोटल कुल मिलाकर 565 रियासतें थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट took the view that all these states were free to join either India or Pakistan or remain independent if they so wished। ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई इनमें से प्रिंसली स्टेट्स में से जो प्रोविंसेस थे वो तो डायरेक्ट इंडिया के कंट्रोल में आनी थी क्योंकि वो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी। तो जो इनडायरेक्ट कंट्रोल में थी इनके रिगार्डिंग ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये पाकिस्तान के साथ जाना चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहे तो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, और आज़ाद होना चाहें तो आज़ाद रह सकते हैं। ठीक है। This decision was left not to the people but to the princely rulers of these states। तो ये
प्रिंसली रूलर्स के ऊपर निर्भर था कि वो किसके साथ जाएंगे, जो वहाँ के राजा थे, शासक थे। दिस वाज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम could threaten the very existence of a united India। तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम थी कि भाई कोई भी राजा, मैं आपको समझाता हूँ, राजा में सारी ताकत राजा के हाथ में, जो उसने कह दिया वही होगा। लेकिन डेमोक्रेसी में सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के पास, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वही होगा। उसमें से कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं, कुछ चीजें चेंज नहीं हो सकती। मीन्स उसमें वैसे भी एक आदमी का डिसीजन सुप्रीम नहीं होता, क्योंकि उस पर भी कोई आपको कोई लॉ बनाना है तो उसमें भी आपको पता होगा कि वोटिंग होती है। जब उसको मेजोरिटी मिलती है और वो पास होता है पार्लियामेंट के दोनों लोकसभा में, राज्यसभा में, सभी सदनों में, तब जाकर वो कानून बनता है। लेकिन राजा की तो इच्छा ही कानून है। तो कोई भी राजा ऐसा चाहता नहीं कि उसकी रियासत को छीनकर डेमोक्रेटिक बना दिया जाए। The problem started very soon. First of all, the rulers of Travancore announced that the state had decided on independence. The Nizam of Hyderabad also made a similar announcement the next day। तो भाई हैदराबाद के निजाम ने और त्रावणकोर के राजा ने कहा कि भाई हम आज़ाद देश बनेंगे, ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना इंडिया के साथ। रूलर्स लाइक नवाब ऑफ भोपाल वर अवर्स टू ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो भोपाल के नवाब थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने से मना कर दिया। एवर्स मीन्स असहमत थे। दिस रिस्पॉन्स ऑफ द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स मीन्स दैट after independence there was a very real possibility that India would get further divided into a number of small countries। तो अब क्या लग रहा है आपको इस सिचुएशन को सोचकर कि सारे प्रिंसली स्टेट्स धीरे धीरे अलग अलग अपनी आज़ादी की मांग करके आज़ाद प्रोविंसेस बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या था, हरियाणा एक अलग देश होगा, पंजाब एक अलग देश होगा, ये सभी अलग अलग कंट्री बन जाएंगे। एक्चुअली में ये सिचुएशन थी। द prospects of democracy for the people in these states also looked bleak। This was a strange situation since the Indian independence was aimed at unity, self-determination as well as democracy। तो भाई ये भारत की इंटीग्रिटी, यूनिटी, डिटर्मिनेशन, डेमोक्रेसी सब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। In most of these princely states, government were run in a non-democratic manner and the rulers were unwilling to give democratic rights to their population। तो इन में से लगभग सभी प्रिंसली स्टेट्स में या ज्यादातर में नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से रूल कर रहे थे वहाँ के राजा, और वो चाहते नहीं थे कि वहाँ के लोगों को डेमोक्रेटिक कंट्री मिले और वो आज़ाद हो जाए अपनी इच्छा के अनुरूप रूल करवाने के लिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी। अब गवर्नमेंट्स अप्रोच देखो आप। द इंटरिम गवर्नमेंट टुक ए फर्म स्टेट अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपलिटीज ऑफ डिफरेंट साइज। तो भाई जो इंटरिम गवर्नमेंट मींस जो जब तक परमानेंट नहीं बनी थी, तो उस गवर्नमेंट को पता था कि इंडिया बहुत सारे छोटे छोटे देशों में बढ़ सकता है। द मुस्लिम लीग अपोज्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड टुक द व्यू दैट द स्टेट्स शुड बी फ्री टू अडॉप्ट एनी कोर्स दे लाइक। बट मुस्लिम लीग चाहता था कि भाई सभी को आज़ादी है, वो चाहे इंडिया के साथ आए, पाकिस्तान के साथ आए या फ्री हो जाए। भाई मुस्लिम लीग को पता था कि मुस्लिम लीग के साथ तो कोई आएगा नहीं, जो आने थे वो आ चुके हैं। उसके अलावा इंडिया के साथ ना जाएंगे तो कई देश बन जाएंगे। ठीक है, ये भी तो अपने आप में एक आगे, अब एक पाकिस्तान ने ही इतना नाक में दम कर रखा, बहुत सारे ऐसे देश बन जाते तो कितनी प्रॉब्लम होती। ये प्रॉब्लम थी, तो मुस्लिम लीग ये चाहता था। सरदार पटेल वाज India's deputy prime minister and the home minister during the crucial period immediately following independence। भाई जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे जब भारत आजाद हुआ। He played a historical role in negotiating with the rulers of princely states diplomatically and bringing most of them into the Indian Union। अब सरदार पटेल का जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना है वो इसी वजह से बना है कि भाई उन्होंने अपने बलबूते पे इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मिलाया। It may look easy now, but it was a very complicated task which required skillful persuasion।
ये आज आपको जितना सुनने में और आसान लग रहा है, ये उस टाइम पे बहुत मुश्किल काम था और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि एक भारत बन जाएगा इतने बड़े एरिया में। फॉर इंस्टेंस देयर वर 26 स्मॉल स्टेट्स इन टूडेज ओडिशा। आज जो केवल उड़ीसा है उसी में 26 प्रोविंसेस बन जाती। सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात हैड 14 बिग स्टेट्स। जो सौराष्ट्र रीजन था उसमें 14 बड़े राज्य शामिल थे, ठीक है। 119 स्मॉल स्टेट्स एंड न्यूमरस अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस। और उसमें 119 छोटे छोटे राज्य और बहुत सारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी थे, ठीक है। यदि ऐसा होता तो द गवर्नमेंट्स अप्रोच वाज गाइडेड बाय थ्री कंसीडरेशंस। फर्स्टली द पीपल of most of the princely states clearly wanted to become part of Indian Union। गवर्नमेंट ने इसके लिए तीन तरह के अप्रोच अपनाई। पहली अप्रोच ये थी कि भाई जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग हैं वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, ना कि उन राजाओं के साथ। सेकेंडली द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। दूसरी बात ये थी कि गवर्नमेंट प्रिंसली स्टेट्स के कुछ रीजन्स को स्वायत्ता देना चाहती थी, मतलब उनको कुछ तरह के लोग लालच दिए गए थे कि मान लो कोई देश, कोई प्रोविंस या कोई प्रिंसली स्टेट्स हमारे साथ नहीं मिल रही, तो उसको कह दिया कि भाई ठीक है, आप हमें अपने कुछ राइट, कुछ चीज़ें आप हमें दे दो, इंडिया को दे दो, कुछ चीज़ें आप कर लो। बट उस टाइम पे ऐसा किया गया, लेकिन जब जब आगे धीरे धीरे इंडिया की ताकत बढ़ती चली गई तो उनसे वो सारी चीज़ें, राइट्स धीरे धीरे वापस ले लिए गए। और वो कुछ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब इंडिया बहुत पावरफुल हो चुका, और हम मना भी करेंगे तो भी ज़बरदस्ती हमें वो कर लेगा अपने अंडर में। तो ये सेकंड अप्रोच। द आइडिया वाज टू अकोमोडेट प्लूरलिटी एंड अडोप्ट ए फ्लेक्सिबल अप्रोच इन डीलिंग विद द डिमांड्स ऑफ द रीजन। तो जो ये बात कही गई कि जो अपने क्षेत्र की डिमांड करेगा उस अप्रोच को फ्लेक्सिबल रखा जाएगा, ठीक है। मतलब भाई हरियाणा अपने एरिया की डिमांड रखेगा तो उसको तवज्जो दी जाएगी और ये देखा जाएगा कि उसकी डिमांड कितनी सही है कितनी नहीं। थर्डली इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन विच ब्रॉट इनटू फोकस द कंटेस्ट और डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी। तीसरी बात ये थी कि भाई जब पार्टीशन होगा तो सीमा रेखा किस तरह से निर्धारित की जाएगी, इस चीज पे गौर किया जाएगा कि कहां तक कौन सा स्टेट होगा। द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज। तो सभी की टेरिटोरियल बाउंड्रीज को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा। ऑफ द नेशन एड अज्यूम सुप्रीम इंपोर्टेंस। और किस तरह से पूरे देश की बाउंड्रीज को निर्धारित किया जाएगा। बिफोर 15 अगस्त 1947 पीसफुल नेगोशिएशन हैड बोट almost all states whose territories were contiguous to the new boundaries of India into the Indian Union। 15 अगस्त 1947 तक शांतिपूर्वक समझौते से बहुत सारी टेरिटरीज को हमारे एरिया में मिला दिया गया था। The rulers of most of the states signed a document called the Instrument of Accession, which meant that their state agreed to become a part of the Union of India। और इस टाइम तक लगभग सभी स्टेट्स ने एक जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मींस जिसको विलय पत्र बोलते हैं कि हम भारत के साथ विलय करते हैं अपने एरिया का, उस पर साइन कर दिए थे और वो भारत के साथ मिल चुके थे, ठीक है। अच्छा ये नहीं था कि ये अपने आप मिले थे, इनको मिलाने के लिए भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको बहुत सारी तरह से समझाया था, इनके दिमाग में ये बात घुसाई थी कि इंडिया के साथ वो मिलकर रहेंगे तो उनका फ्यूचर सिक्योर है। वो इतना आसान काम नहीं था जो जिसने आसानी से अब लिख दिया और पढ़ने में लग रहा है। Accession of the princely states of Junagadh, Hyderabad, Kashmir and Manipur proved more difficult than the rest। अब ये चार ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनकी डिफिकल्टीज बहुत बड़ी थी, जिन्होंने मिलने से मना कर दिया था। इश्यू ऑफ जूनागढ़ वाज रिजॉल्व्ड आफ्टर प्लेबिसाइट कन्फर्म पीपल्स डिजायर टू जॉइन इंडिया। जूनागढ़ के इशू को प्लेबिसाइट मींस लोगों के वोट लेकर ये कर दिया था कि वो इंडिया के साथ आएगा। उसकी सिचुएशन एक्चुअली में ये थी, जूनागढ़ में उस टाइम पे 90 से 95%, 99% तक हिंदू पॉपुलेशन थी। बट जब भारत आज़ाद हुआ उस समय पे वहाँ का रूलर था मुस्लिम और वो कह रहा था कि मैं पाकिस्तान के साथ जाऊँगा, लेकिन वहाँ पर एक हिंदू शासक ने उसके अगेंस्ट, हिंदू किसी लीडर ने उसके अगेंस्ट काम
मूवमेंट चलाया और बहुत सारी 90% पब्लिक उसके साथ आ गई। और जब जाकर उसने कहा वल्लभ भाई पटेल को कि हम भी विलय पत्र पे साइन करेंगे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भाई आप पहले प्लेबिसाइट करवाएंगे हम यहाँ पर। उनको पता था प्लेबिसाइट करवाने से फायदा क्या होता है, जनमत संग्रह उसको बोलते हैं, उससे ये फायदा होता है कि भाई हमने जनता के वोट लेके जनता की इच्छाओं से जूनागढ़ को भारत में मिलाया है, जबरदस्ती नहीं मिला है। बस ये एक इंटरनेशनल इमेज बन जाती है इस तरह की। You were read about कश्मीर in chapter 8 here let us look at the। अब ये हम कल देखेंगे। कश्मीर का इशू तो अपने आप में ही अलग था और आज और भी अलग हो गया, तो कल बाद में ये आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।